इंडीड वेलकम वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम है इरम मुश्ताक और आज आप मुझे देख रहे हैं लाइव फेसबुक पर और लिंक्डइन पर। और ये मेरा जो है ग्लोबल प्लेटफॉर्म है द इनसाइट्स फेयर, जहाँ पर जो है हम बहुत सारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुलाते हैं, इंग्लिश में और उर्दू में बात करते हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी में मेरे साथ एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त और मेरी जो है वो फेलो और एक टीचर जो है वो मौजूद हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो है हम एजुकेशनल गेस्ट को बुलाते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने आज अपनी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी फेलो, मेरे साथ काम करती हैं, मिस साइमा एजुकेशन वाली को बुलाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे प्लेटफॉर्म पर मिस साइमा एजुकेशन वाली आई हैं। हम मिलकर काम भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हम इनसे सीखते हैं। तो आज हम इनसे बहुत सारे सवालात करेंगे, इनकी लर्निंग जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हम शेयर करेंगे। तो मिस साइमा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर खुश-आमदीद कहती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ होती हैं और जो है आपके लिए वक़्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने मेरी पुरज़ोर फ़रमाइश पर अपने इस वक़्त में से निकाला है मेरे लिए वक़्त। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप तमाम देखने वालों को अपना तारुफ़ करवाइए और ताकि सब लोग आपको जान सकें। ओवर टू यू मिस। ओके, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने मुझे बुलाया। सो बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सामा एजुकेशन वाली है और मैं एज़ अ रिहान स्कूल में स्टूडेंट भी हूँ और एज़ अ फैसिलिटेटर भी हूँ। सो मेरी एज है 18 साल और मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। सो थैंक यू मिस इरम। थैंक यू साइमा, आपने हमें अपने बारे में बताया, मुझे बहुत खुशी हुई आपके बारे में जान के। तो साइमा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में आपका एडमिशन कैसे हुआ और आप ऐसे फैसिलिटेटर तक की मंजिल तक कैसे पहुँचे? ओके, तो मिस इरम, जैसे कि मेरा मतलब यहाँ पे रिहान स्कूल में एडमिशन इस तरह हुआ कि सबसे पहले जो मेरे 2 बहन-भाई हैं वो ऑलरेडी पहले स्टूडेंट थे रिहान स्कूल में। तो पहले सबसे पहले मेरे भाई ने एडमिशन लिया हुआ था, फिर उसके बाद मेरी जो बहन है उन्होंने लिया हुआ था। तो उसके बाद मैं वैसे घर में रहती थी और उसके बाद जब मैं उनको देखती थी, उनका कॉन्फिडेंस और उनको देखती थी कि वो किस तरह बात कर रहे हैं और जैसे कि अब मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, बात कर रही हूँ। तो इस तरह जब मैं उनको देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी एक काम कर लूँ ना, इसमें हिस्सा ले लूँ, मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो मेरी मतलब जो भी मेरे अंदर कमियाँ हैं वो मतलब ख़त्म हो जाएँगी। तो फिर मैं ये सोची, लेकिन जब मैं ये देखती थी कि ये लाइव जा रहा है या फिर सोशल मीडिया है तो मतलब बहुत ही फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं ज़िंदगी में पहली बार मैंने ये कदम उठाया और सोशल मीडिया पे आना बहुत ही मुश्किल काम है ये, मेरे लिए तो बिल्कुल भी। तो फिर इस वज़ह से मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं जॉइन करना चाहती। एक दिल करता था कि जॉइन करूँ, दूसरा करता था कि ना करूँ क्योंकि सोशल मीडिया की वज़ह से फिर खामोश हो जाती थी। तो फिर मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती मेरा दाखिला करवाया, मतलब यहाँ पे एडमिशन करवाया। सर दौलत को मेरे भाई ने बोला, जो ऑलरेडी मेरा भाई जो स्टूडेंट है रिहान स्कूल में, तो उसने सर दौलत को बोला। तब वो टीचर ट्रेनिंग का मतलब बैच स्टार्ट हो रहा था, बैच 3। तो तब उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन दिया है सर दौलत ने। तो मैंने तब स्टार्ट किया था। जब मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे तो मैं ऐसे नर्वस हो रही थी और बहुत घबराई हुई थी कि किस तरह मैं कैमरे के सामने जाऊँ और क्या बात करूँ मैं इनसे। तब वो हमारी मैम थी, मैं गुलशाना और मैम मरीम थी, ये हम मतलब मेरी टीचर जो थी। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि अपना इंट्रोडक्शन करवाओ तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि मैं क्या बोलूँ इनसे। तो वो दिन मुझे बहुत ही याद आता है, जब मेरा फर्स्ट डे था। तो बस इस तरह मैंने स्टार्ट किया और रिहान स्कूल। फिर उसके बाद मैं इस तरह अपने टास्क करती गई, जैसे बुक मैंने कंप्लीट की, फिर हमारे 2 मंथ का कोर्स था तो वो मैंने कंप्लीट किया और मेरे टास्क भी उसी में 2 मंथ में कंप्लीट हो गए थे। फिर मुझे सर्टिफ़िकेट मिली, उसके बाद फिर मैं 1 माह, हाँ, 1 माह मैंने फिर रिहान स्कूल छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मुझे सर जे ने कॉल की थी, फिर सर जे ने मुझे मैम कैसर के साथ ऐड किया। उसके बाद मैं बस उसी दिन से फिर मैं ऐड हुई हूँ रिहान स्कूल में दोबारा। तो फिर यहाँ पे मैम कैसर के साथ थी तो पहले तो मैं मतलब मुझे लैपटॉप भी नहीं चलाना आता था, जब मैं खुद पढ़ती थी, मतलब जब मैंने खुद मेरा एडमिशन हुआ था।
तो उसके बाद मैंने वो थोड़ा बहुत सीखा, फिर मैंने मैम कैसर के साथ भी बहुत कुछ सीखा और अब वो भी सीख रही हूँ और इसी कोशिश में हूँ और भी बहुत कुछ सीखने को मिले मुझे और ताकि मैं लोग दूसरों को भी सिखा सकूँ। तो ये है मेरी लर्निंग। जी, मिस साइमा, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी जो है लर्निंग जर्नी के बारे में जान के, कि जब से आपका यहाँ स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो आप तब से यहाँ पर ही लगी हुई हैं हमारे साथ और हर चीज़ में आप शामिल होती हैं। कई-कई घंटे जो हैं आप मेहनत करती हैं, तो माशाअल्लाह और मिस केसर से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा और हमें भी आप बहुत कुछ सिखा रही हैं। तो बहुत मुझे खुशी हुई जानकर। तो मैं आपसे अब दूसरा सवाल पूछूँगी कि मिस साइमा, आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? ओके, वैसे तो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा कि मेरे फ्यूचर के क्या प्लान हैं क्योंकि अभी मैं अभी सीख रही हूँ और आगे भी मज़ीद सीखना चाहती हूँ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मैं खुद सीख रही हूँ दूसरों को भी सिखाऊँ, दूसरों तक पहुँचाऊँ, बस। ओके मिस साइमा, बहुत अच्छी बात है कि भई आपका इरादा है कि भई आप जो भी सीखें दूसरों तक पहुँचा दें। तो अभी मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ जो हैं, हमें अभी लाइव देख रहे हैं मेहताब, अमान और वो कमेंट कर रहे हैं कि वाओ! सो गुड टू सी यू बोथ। इन्होंने हमें पहले नहीं इकट्ठे देखा शायद। तो ये अब हमें इकट्ठे देख रहे हैं, इनको बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू मेहताब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कमेंट दिया। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपका कमेंट पढ़ के। तो बहुत शुक्रिया, कमेंट करते रहें और इस तरह हमारे साथ शामिल होते रहें और अगर कोई सवाल मेहताब करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो फिर हम आपके सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तो मिस साइमा, आप मुझे ये बताएँ कि जब आप यहाँ पर आईं, तो आपके लिए सबसे जो है ना टफ़ फ़ेज़ क्या था जब आप यहाँ पर यानी कि एज़ अ टीचर आईं और आप सीख रही थीं? वो कौन-सा ऐसा मोमेंट आया कि भई आपने सोचा कि भई ये मुझसे नहीं होगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए और फिर उससे कैसे निकलीं और फिर कैसे आगे बढ़ीं? किसने आपको सपोर्ट किया? किसने यानी कि जो है ना आपका दिल बहलाया और आपको कहा कि साइमा कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा होता रहता है, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। तो ऐसा कोई वाक़या सुना दें मज़ेदार सा। ओके, तो मैं ना मतलब पहले जब मेरे 2 मंथ लगे तो मैं बोलती नहीं थी क्लास में, बिल्कुल नहीं बोलती थी। एक मेरा क्लास फ़ेलो अब्दुल्ला बासी, तो मतलब उससे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन इसके अलावा और एक और है सर नकीब, उनसे हो जाती थी और मैं किसी से मतलब बातचीत नहीं करती थी। तो मेरे 2 मंथ वो तो कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद जब मैं मैम कैसर के साथ मतलब अटैच हुई, तो मैं वहाँ पे भी नहीं बोलती थी क्लास में, जैसे कि एज़ अब जैसे सबा वगैरह हमारे साथ होती हैं, तो वो बोलती रहती है मरियम, सबा इस तरह, तो मैं नहीं बोलती थी, मैं बिल्कुल खामोश बैठी रहती थी। तो इस तरह मतलब मुझे 2-3 माह गुज़र चुके थे। तो एक दिन ना सर दौलत आए हमारी क्लास में, तो सर दौलत ने कहा है कि अगर आप नहीं बोली तो फिर मैं अगले अगले मंडे आऊँगा बाय-बाय करने आपको, तब आपका रिहान स्कूल का लास्ट डे होगा। अगर आप नहीं बोली तो उन्होंने मैम कैसर को कहा कि आप इन्हें मौका दें ताकि ये बोलें, इन्हें फ्रंट पे रखें और इन्हें ये सीखने के लिए आई हैं, ना कि चुप करके बैठने के लिए आई हैं। तो फिर मैंने सोच लिया था कि मुझे बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? वो तब ना मुझे डर लगता था मिसरम, जैसे कि अब मैं बोलती हूँ, अब मुझे डर नहीं लगता। तो मुझे बहुत डर लगता, मैं ये सोचती थी कि क्या बोलूँ, कैसे बात करूँ इनसे, स्टूडेंट से या मैम कैसर से, इस तरह। तो बहुत ही मैं नर्वस हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उस दिन से मैंने सोच लिया है कि अब डरना नहीं चाहिए। अगर मैं डर जाती तो फिर मैं कभी भी नहीं बोल पाती। तो इसलिए फिर मैंने ये सोच लिया, मैंने कहा नहीं डरना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बस फिर उसी दिन के बाद आज जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, पहले तो मैं इंटरव्यू भी बहुत मतलब कम करती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था इंटरव्यू करना। मैं ये सोचती रहती थी कि क्या बात करूँ इनसे इंटरव्यू में, क्या पूछूँ? तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब शुक्र है अल्लाह का कि अब मैं बात भी कर लेती हूँ। अब जैसे कि सर दौलत के साथ भी बात कर लेती हूँ, सर जय के साथ भी कर लेती हूँ, पहले नहीं करती थी मैं। तो ये मैं वो मतलब मेरे साथ बहुत ये बहुत ही अजीब-सा हुआ हुँ। है ये वाक़या।
बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, अब तो आप ऊँचा-ऊँचा बोल लेती हैं, बच्चों को डाँट भी देती हैं और क्या उसे कहते हैं, हर जगह जहाँ ज़रूरत होती है आप फ़ौरन जो है वो बात करती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुनकर और क्या उसे कहते हैं, आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि डर के आगे जीत है। इंसान को बोलना चाहिए, जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है कुछ न कुछ बात करते रहें। सैमा आपने बहुत अच्छा किया। तो अब आप मुझे बताएँगी कि जब से आप यहाँ पे यानी कि एज़ अ फैसिलिटेटर काम करने लगी हैं, तो आपके बच्चों के साथ भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पेरेंट्स के साथ भी हुए हैं। तो आपने उससे क्या सीखा? कि पेरेंट्स से जब आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपको क्या बात देखने में मिलती है या आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? कुछ हमें अपना उसके बारे में बताएँ। ओके। सो मतलब अक्सर पेरेंट्स से ऐसी भी मुलाकात हो जाती है कि जो अच्छे मतलब पेरेंट्स होते हैं जो अपने जैसे कि स्टूडेंट को भी सपोर्ट करते हैं और साथ साथ टीचर या फैसिलिटेटर को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मतलब अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और फिर टीचर और फैसिलिटेटर को कभी भी सपोर्ट नहीं करते, मतलब ये नहीं कहते कि आप अच्छा करिए या फिर इसमें हमारे बच्चे की मिस्टेक है या इस तरह कुछ। तो मतलब मुख्तलिफ से पेरेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ से स्टूडेंट मिलते हैं, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इनसे क्या बात करें अब? क्योंकि वो बड़े होते हैं हमसे और हम फिर सोच में आ जाते हैं कि इनसे इनको क्या कहें और आगे इनको क्या जवाब दें। अक्सर ऐसे होता रहता है क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ऐसे-ऐसे सवाल करते हैं कि हमें जवाब भी नहीं होता हमारे पास कि हम उनको क्या बोलें। तो इसलिए हम वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जैसे कि हमारे अब साथ में फिर सरदौलत वगैरह हों या फिर मैम कैसर तो ये उनको जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे हों तो फिर हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जी, मिस सैमा बहुत आपने अच्छी बात की कि आपको ये पता है कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे खामोशी इख्तियार करनी है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक स्किल है, जो कि बंदे को आता है। और आप मुझे ये बताएँगी कि बल्कि मैं और आप साथ काम करते हैं, आप मुझे गाइड करती हैं। तो कैसे कहते हैं कभी-कभी मैं परेशान हो जाती हूँ तो आप मुझे तसल्ली देती हैं। मिस सीरम कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है मैं इससे बड़ा इंस्पायर होती हूँ कि भई देखो ज़रा साइमा जो हैं वो मुझे तो कैसे मतलब यानी कि जो है ना तसल्ली देती हैं और मुझे समझाती हैं और मुझे मतलब यानी कि जो है ना कहती हैं कि कोई बात नहीं ऐसी बातें होती रहती हैं। तो साइमा आपने ये इतनी बड़ी करीज और ये इतना मतलब यानी कि मैं कहूँ कि बहुत बड़े दिल की बात है। ये आपने ये कैसे कर लिया? मैं इस पे हैरान होती हूँ कि भई देखो साइमा ने मुझे ये बात समझाई या ये बताया तो भई ये बहुत बड़ी एक बात है। ये आप में कैसे पैदा हुई? ओके, तो ये मेरे साथ ना एक वाक़या हुआ है। मतलब मैं एक स्टूडेंट के पेरेंट्स से मतलब इस तरह बातचीत हुई, तो उस वज़ह से फिर ये मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो उसके बाद हम मतलब सरदौलत के साथ मीटिंग हुई, तो सर ने समझाया था कि ये स्कूल का मतलब सिस्टम है कि इसमें ऐसा चलता रहेगा। अगर हम हर बात अगर दिल पे ले लें या फिर हर बात लेके टेंशन लेने बैठ जाएँ, तो फिर इस तरह तो हम नहीं चल सकते ना। तो इस तरह हम कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो इससे बेहतर है कि जहाँ हमें बोलना चाहिए हम वहाँ बोलें, अगर जहाँ हमें लगे कि हम नहीं बोल सकते तो हमें खामोश रहना चाहिए। तो बस उस दिन से फिर मैंने सरदौलत की बात ये अपने माइंड में रख ली कि बस ऐसे ही करना है अब से। ये बहुत आपने साइमा देखें बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई है कि भई कैसे जो है ना हमने हर तरह की चीज़ को फ़ेस करना है और भई यानी कि अपने ज़हन पर असर नहीं करना या दिल पर। तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक आपने मिस केसर के साथ काम किया और फिर आपने और भी फैसिलिटेटर्स और सीनियर्स के साथ काम किया। तो आपका एक्सपीरियंस किसके साथ रहा बहुत अच्छा कि आपको बहुत मज़ा आया और आप काम कर रहे हैं, तो अब आपको मेरा और अपना एक्सपीरियंस कैसा लगता है, ये भी बताइएगा? ओके, वैसे तो मैंने ज़्यादा किसी के साथ नहीं काम किया, बस सिर्फ़ मैम कैसर के साथ किया और मेरे साथ एक थी मिस रेहाना सिद्दीकी, वो मतलब अब नहीं है, स्कूल में लेफ्ट कर गई हैं, तो वो भी मेरे साथ होती थी। तो जैसे कि अब आप हैं मेरे साथ, तो उनके साथ भी वो भी बहुत अच्छी थी और मैम वैसे मैंने सिर्फ़ मैम कैसर के साथ किया और अब मैं मैम मरीम के साथ जैसे कर रही हूँ।
تو بہت ہی اچھا رہا ہے میرا ایکسپیرئنس اور آپ کے ساتھ تو بالکل اچھا جیسے کہ دوستوں والا اور جیسے کہ آپ میری بڑی بہن ہیں اور میں آپ کی چھوٹی، تو اس طرح بہت ہی اچھا آپ کے ساتھ بھی کیونکہ جہاں پہ اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے گائیڈ کر دیتی ہیں، اگر آپ کو نہیں آ رہا تو ہم ایک دوسرے سے مل جل کے اس طرح ہم کلاس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کلاس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے تو آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ صحبا آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اچھا میں آپ سے ایک سوال یہاں پر یہ کروں گی، اکثر میں نے دیکھا جہاں پہ 2 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں بحث ختم نہیں ہوتی، نہیں تم ایسے کر لو نہیں تم ویسے کر لو، ہمارا ایسا کوئی سین نہیں ہوا، ہم دونوں کلاس میں اکٹھے ہیں تو بھئی ہمیں آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور بھئی یعنی کہ اکثر ہم جو ہے باتوں پہ ہنستے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جوک کریک کرتے رہتے ہیں، تو یہ والی ہماری کیمسٹری کیسے سائمہ بن گئی؟ نہ میں آپ کو جانتی ہوں فزیکلی، نہ ہم کبھی ملے ہیں، صرف آن دا اسکرین ہی ملے ہیں، لیکن کیا بات ہے جب بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، تو اس کا کیا راز ہے؟ یہ کیسے ہماری ڈیولپ ہوئی آپ مجھے بتائیں۔ دیکھیں نا یہ ہوتا ہے کہ ایک اخلاق کا رشتہ ہوتا ہے اور ایک پیار کا، دوسرے یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ٹھیک ہے ہم فزیکل نہیں ملے ہوئے لیکن آن لائن تو ہم ملتے ہیں نا ڈیلی بیسس پہ، اور میں آپ کا ادب کرتی ہوں، آپ مجھ سے بڑی ہیں عمر میں بھی اور درجے میں بھی، تو اس لیے میں اس لحاظ سے آپ سے ہو جاتی ہوں، اور آپ تو مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، میں کبھی بھی برا نہیں مناؤں گی۔ اچھا یہ میرا پہلا انٹرویو کا سب سے سائمہ جس پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، ورنہ آپ میرے سارے انٹرویو اٹھا کے دیکھتے ہیں میں بہت زیادہ پروفیشنل طریقے سے انٹرویو کرتی ہوں، تو یہ دیکھنے والوں کو بھی یہ بات محسوس ہوگی کہ ہماری آپس میں کیمسٹری یا جو ہماری مطلب دوستی ہے وہ کس طرح کی ہے، اور جو ہے ہمارا یہ انٹرویو سیشن ہوتا ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، تو میں فرسٹ سائمہ کو جوکس بھی سناتی رہتی ہوں تو سائمہ اس پہ ہنستی بھی رہتی ہیں، تو ہمارا ایسے چلتا ہی رہتا ہے۔ اچھا جی سائمہ، چلو ہم آگے چلتے ہیں، مطلب اور ہم باتیں کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے سائمہ کہ آپ کا یعنی کہ جو ہے نا فیوریٹ فوڈ کیا ہے، کھانے میں آپ کیا پسند کرتی ہیں، کیا لائک کرتی ہیں؟ تو آپ مجھے ذرا انٹرویو کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کا فیوریٹ، ویسے تو مجھے پتا ہے، چلو ایک دفعہ دوبارہ آپ بتا دیں۔ اوکے، ویسے تو میرا فیوریٹ فوڈ مطلب اب زیادہ تر جو چل رہے پیزا جنکر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو سب کی فیوریٹ ہوتی ہیں، مطلب آج کل دیکھا جائے تو سب سے زیادہ یہی مطلب فرسٹ پہ جا رہے ہیں، یہ KFC جا رہی ہے، تو یہی ہو سکتا ہے فیوریٹ فوڈ، اور یہ کہ جیسے اب سبزی میں دیکھا جائے تو مجھے سبزی پسند ہے زیادہ تر، اور چکن پسند ہے لیکن زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو بریانی نہیں پسند تھی؟ آپ بتا رہی تھی مجھے۔ نہیں، بریانی پسند ہے لیکن مطلب زیادہ میں کھاتی نہیں ہوں، لیکن اور میرے بہن بھائی کو بہت ہی پسند ہے، جو میرا بھائی احمد ہے اسے بہت ہی پسند ہے بریانی، بہت زیادہ، اس کے لیے تو ہم گھر میں ڈیلی بیسس پہ ہم بریانی بناتے تھے ڈیلی بیسس پہ۔ سر ریحان نے بھی ریحان بریانی میرے خیال اسی لیے بنائی ہے۔ جی اصل میں مس سائمہ جو ہے نا ہمارے ملتان میں سردی بہت زیادہ ہے، اور تھوڑا سا سردی کی وجہ سے بھی جو ہے نا ان کا انٹرنیٹ چلا جاتا ہے۔ تو میں سائمہ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتی ہوں، تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے اور ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور بھئی ان کے لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور بھی لوگ ہمیں جو ہے نا ریکارڈنگ میں بھی دیکھیں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیما آپ زندگی میں آپ کا کیا ڈریم ہے، کیا مقصد ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں، اور بھیا کہ آپ کی کیا ہابیز ہیں، اپنی ہابیز کے بارے میں بتائیں، کیا آپ کی ہابیز ہیں؟ اوکے، زندگی میں تو میں یہ میں وہ مطلب کر رہی ہوں کہ میں سوچتی ہوں کہ انسان کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، مطلب انسان خود پہ ڈیپینڈ کرے، بس اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، مطلب اب دیکھیں نا ہم ابھی تو اپنے ماں باپ کے گھر ہیں تو یہاں پہ بھی یہ میں سوچتی ہوں، بہت کوشش میں ہوں کہ یہاں پہ بھی اپنے بھائیوں پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود پہ ڈیپینڈ ہو ہم،
اور آگے بھی انسان کے بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان بس اگر کسی کے پاس جیسے کہ اسکل نہ ہو تو وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے، وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، اب کیا کریں، پھر مجبوراً انسان کو ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بس اسی کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہوں، خود پہ ڈیپینڈ ہوں۔ اور دوسری یہ کہ میری ہابیز یہ زیادہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب سے میں نے ریحان اسکول جوائن کیا ہوا ہے تو بس اسی میں مصروفیت ہوتی ہے، اور گھر کے کام، کچن، جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں تو اس وجہ سے تھوڑا بہت ٹائم فیملی کو بھی دینا ہوتا ہے رات میں، تو بس یہی میری مصروفیت ہے۔ جی سائمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سائمہ ریحان اسکول میں بہت سارا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں، اس کے بعد گھر کے کاموں میں بہت مصروف رہتی ہیں، اور جو ہے سائمہ سارا دن مصروف رہتی ہیں، پھر جو ہے بس ان کو سونے کا ٹائم ملتا ہے۔ تو سائمہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ تو اب ہم اس انٹرویو کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرنے ہوں گے، تو ہم جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں، تو ادھر کر لیتے ہیں اور یہ ادھر سے ادھر کر لیتے ہیں، مطلب یعنی کہ اب آپ میرے سے انٹرویو، ہاں اب دیکھیں چینج ہو گیا۔ تو اب جو ہے آپ آ گئی ہیں انٹرویو جو ہے نا کنڈکٹ کرنے کی سیٹ پر، اور میں آ گئی ہوں گیون کی سیٹ پر۔ تو اب آپ میرا انٹرویو لیں، 10 منٹ ہے آپ کے پاس، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں جو آپ نے کبھی مجھ سے پوچھا نہیں لیکن آپ کے ذہن میں سوال ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے کبھی آپ سے پوچھا نہیں، بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ریحان اسکول کیسے جوائن کیا، مطلب آپ کو کیسے پتا چلے ریحان اسکول کے بارے میں؟ کیونکہ یہ میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا یہ سوال، اور کبھی کیا ہی نہیں ہے میں نے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے صاحبہ، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا واقعی۔ تو آج میں اس راز پر سے پردہ اٹھاتی ہوں کہ جو ہے میں سر ریحان کو بہت عرصے سے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، تو پھر میں نے لنکڈ ان پر بھی سر ریحان کی پوسٹ دیکھی کہ انہوں نے ٹیچر ٹریننگ شروع کی ہے، تو وہ ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، تو نمبر لکھا ہوا تھا نیچے جے پرکاش کا، دولت ایجوکیشن والا کا، تو میں نے اس پہ رابطہ کیا۔ تو جب میں نے پہلے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا جب ان کا بیچ 1 شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد میں نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں، مجھے اتنا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ان کا بیچ 11 اسٹارٹ ہوا تو انہوں نے مجھے میسج کر کے کہا کہ آپ نے ہمیں کیا میسج کیا تھا، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی میں نے آپ کو یہ میسج کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا نیا بیچ شروع ہو رہا ہے تو آپ بھی آ جائیں، تو پھر میں بھی آ گئی، میں نے ایڈمیشن لے لیا، تو وہ بیچ 11 تھا اس میں یہ جولائی جو پچھلے 2025 جولائی میں، تو پھر میں نے مس مریم جو تھی وہ ہماری ٹیچر تھی، اور پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو پھر اس میں ایڈمیشن لیا تو مجھے یہ تھا کہ بھئی یہ جو ہے نا ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بعد بھئی جابس بھی ہوتی ہیں اور ٹیچرس بھی ہوتے ہیں، تو اس میں سارے ڈسکرائب کیا ہوا تھا کہ لیول 1 2 3 4 5 6۔ لیول 1 کے بعد مجھے لگا کہ لیول 2 اسٹارٹ ہوگا، وہ ہوا ہی نہیں۔ پھر میں نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا بھی ٹائم لگے گا، پھر پتہ چلا کہ بھئی وہ اس طرح نہیں ہو رہا، ٹریننگ جو ہے نا وہ پھر جو ہے بعد میں جو ٹیچرز ہیں ان کی ہوگی۔ پھر تو میں نے کہا ہاں ہے، مجھے تو یہ کہا تھا کہ بھئی ہم بھئی آپ کو اچھے لیولز کروائیں گے، پھر بھئی یعنی کہ آپ ٹیچرز یہاں پہ بن جائیں گی، ہم آپ کو یہ سکھائیں گے، تو یہ تو میرا سپنا ہی ٹوٹ گیا، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر میں رونے لگ گئی، میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں میں پھر اداس سے رہنے لگ گئی، تو میں نے سوچا اب میں کیا کروں۔ پھر میں نے سر ریحان کو کہا کہ سر آپ مجھے ایڈمیشن دے دیں لیول 2 میں، تو میں بھی آگے بھئی یعنی کہ سیکھنا چاہتی ہوں، پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ہوا، پھر سر ریحان نے میری سفارش کی تھوڑی سی، تو پھر اس کے بعد سر دولت نے مجھے ایڈمیشن دیا کہ بھئی آپ بھی آ جائیں لیول 2 میں۔ تو پھر میں لیول 2 میں آ گئی، تو انہوں نے بھئی یہ کہا کہ شرط یہ ہے کہ بھئی آپ نے نا پھر ہمارے ساتھ انٹرنشپ کرنی ہے، تو آپ کو ہمارے ساتھ کام بھی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ بندہ سیکھے پہ یعنی کہ پڑھے بھی صحیح، اور ہم سے کام بھی ہو، تو ہینڈ ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا نا پھر وہ۔ تو پھر جو ہے میں آپ کے ساتھ آ گئی، اور 6 مہینے کی جو ہے وہ میری انٹرنشپ ہے، اس میں میں لیول 2 بھی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک منٹ، تو جب لیول 2 میرا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو بھئی ایز اے ٹیچر جوائن کروائیں گے، ابھی آپ لیول 2 کمپلیٹ کریں، ساتھ ساتھ انٹرنشپ کریں۔ تو انٹرنشپ کے لیے میں آپ کے ساتھ آتی ہوں 4 آورس، لیکن وہ 4 گھنٹوں سے 6 ہو، کبھی 8 ہو جاتے ہیں، تو اس طرح تو وہ میں آپ کے ساتھ آتی ہوں، ہم دونوں مل کر وہ کرتے ہیں انٹرنشپ، جیسے آپ بھی کر رہی ہیں میں بھی کر رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم لیول 2 بھی کر رہے ہیں۔
बस जब हमारा कंप्लीट होगा फिर देखें आगे जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा होगा, और जो रिस्क अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा होगा तो वो अगर मंजूर अल्लाह की तरफ से होगा तो वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, और यहाँ पर जो टीम है, मैनेजमेंट है, सीनियर्स हैं, आप जिस तरह मेरे साथ काम करती हैं, और वही यानी कि तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो अब थकावट तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और पता भी नहीं चलता, हम मसरूफ़ भी रहते हैं, तो एक फैमिली वाला माहौल बन जाता है जिसमें मैं और आप हैं, मिस लैला हैं, मिस सीना हैं, सर दौलत हैं, मिस के कैसर हैं। तो इस तरह फिर साइमा आपको सारा पता ही है, तो इस तरह हम फिर दिन मतलब हो जाता है हमारा। जी। ओके, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके बारे में सुन के। ओके, तो इसके लिए रिहान स्कूल के अलावा मतलब और आप क्या करती हैं? उसके अलावा साइमा मैं घर पे होती हूँ, घर के काम करती हूँ, बर्तन धोना, और जैसे कि रोटी पकाना, आटा गूँदना, और 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 क्या से कहते हैं, यही मैं करती हूँ तो फिर मेरा दिन गुज़र जाता है। और इसके अलावा मैं कुछ इतना ख़ास नहीं करती, जैसे मैं टीवी नहीं देखती हूँ, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करती, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ अपना, और मैं फिर जो है घर के काम करती हूँ, और फिर यहाँ स्कूल करती हूँ। और जब छुट्टी होती है संडे को तो फिर मैं अपने बेटे के साथ कहीं गार्डन में चली जाती हूँ। हमारे घर के पास कैंट गार्डन है, वहाँ पे चली जाती हूँ मैं। और फिर मैं घूम फिर के, अगर मैंने कोई चीज़ लेनी हो जैसे ग्रॉसरी वग़ैरह कुछ और, तो फिर मैं वो संडे में ले लेती हूँ। फिर इस तरह यही मैं करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, ना मेरी कोई ऐसी कोई फ्रेंड्स हैं जिस तरह हम कहते हैं मेरी सहेलियाँ, और या कोई और ऐसा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं सबसे पहले अपना टाइम भई यानी कि जो है ना इबादत को देती हूँ, और नमाज़ कुरान पढ़ती हूँ, और भई फिर अपनी फैमिली, और फिर यहाँ स्कूल जो कि हमारी फैमिली की तरह है। और बस इस तरह मतलब यानी कि मैं किसी के भी किसी मामले में दखल नहीं देती, और मतलब अपने काम में मसरूफ़ रहती हूँ। और मेरे पास 2 बकरियाँ रखी हुई हैं मैंने, उनको मैं घास वग़ैरह, छिलके वग़ैरह डाल देती हूँ। इस तरह बस दिन गुज़र जाता है। ओके, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। लेकिन मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं जैसे कि अब आपकी जो अभी रिहान स्कूल की लाइफ़ है या इससे पहले वाली लाइफ़, आप दोनों में क्या आपको कौन-सी बेस्ट लगती है? ये वाली लाइफ़ या वो रिहान स्कूल से पहले वाली? जैसे कि पहले आपने रिहान स्कूल ही जॉइन किया हुआ था, तो उससे पहले उससे पहले भी मेरी लाइफ़ साइमा बहुत अच्छी थी। और क्या से कहते हैं, मैं तब भी जो है ना मतलब ऐसे ही मसरूफ़ रहती थी। जिस तरह रमज़ान का महीना अब आने वाला है, तो पिछले साल भी रमज़ान में बहुत मसरूफ़ रहती थी। पहले से भई यानी कि इस तरह मैं कुकिंग की चीज़ें इकट्ठी करके रखती थी कि भई ये करना है रमज़ान में, समोसे बनाने हैं, और इस तरह सामान वग़ैरह जो भी। और रमज़ान के अलावा भी जो दिन होता था, वो अच्छा गुज़रता था। जब मैं रेहान स्कूल मैंने नहीं जॉइन किया था, उससे पहले मैं ज़्यादा मतलब यानी कि इबादत करती थी। अब मुझे यानी कि इबादत का टाइम कम मिलता है। पहले मैं ज़्यादा तस्बीह और अपनी दुआएँ, कुरान पाक की तिलावत, पाँचों वक़्त की नमाज़, और वो जो रहती है ना नफ़ली नमाज़, तहज्जुद नमाज़, ये मैं पढ़ती रहती। अब इसके लिए मुझे टाइम कम मिलता है। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं अल्लाह की बात नहीं कर रही, तो मैं मतलब यानी कि अपना वक़्त ज़ाया भी नहीं कर रही। मैं अल्लाह के बंदों के लिए उनकी मदद कर रही हूँ। उनके साथ मैं यानी कि मसरूफ़ होती हूँ, तो मेरा जो मकसद होता है वो ये होता है कि भई मैं अल्लाह के बंदों का फ़ायदा कर दूँ। तो ये मैं करती हूँ, और भई यानी कि मैं अल्लाह के बंदों के चेहरों पे स्माइल ले आऊँ, या भई यानी कि अगर कोई परेशान है तो उसकी कोई परेशानी हल कर दूँ। मतलब ये भी तो एक बात है ना कि एक हकूकुल इबाद होता है और एक हकूकुल अल्लाह होता है। तो फिर मैं ये सोच के भई यानी कि लोगों के साथ भई यानी कि घुलती-मिलती हूँ, कि भई यानी कि जो दौर है अब इसमें हमारे जो मुल्क के बच्चे हैं उनको हमारी ज़रूरत है, जो ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम है उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो चलो भई यानी कि जिस तरह अल्लाह ने मेरा एक मकसद बनाया है, तो जो मुझे एक ये तड़प महसूस होती थी कि भई मेरा कोई मकसद होना चाहिए कि मैं लोगों की भलाई करूँ और साथ मेरी भी भलाई हो। क्योंकि जब साहिबा हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वो एक बीज बन के फिर बड़ा पौधा बनता है। तो फिर उसमें अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करके हमें भी वापस करता है। तो मेरा दुनिया भी वही बन जाएगी, और मेरी आखिरत भी बन जाएगी कि लोग मेरे लिए दुआएँ करेंगे जब मैं किसी का फ़ायदा करूँगी। अगर दुआ नहीं भी करेंगे, तो फ़रिश्ते जो हैं वो मेरे लिए ये तो लिखेंगे ना कि भई इरम इस काम में मसरूफ़ थी।
इसने लोगों का ये काम किया, ये इससे फ़ायदा हुआ। मैं तो भई ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो जी, मैं फिर इ बिल्कुल आप इसमें ठीक कह रहे हैं। इसमें इसलिए लग गई, जिस तरह मेरे आने से किसी को अगर खुशी होती है या चेहरे पे स्माइल आती है, कोई रिलैक्स हो जाता है या किसी का बोझ बढ़ जाता है, चलो कि भई चलो भई मिस इरम हमारी मदद कर देंगी, या कोई बच्चे होते हैं उनको होता है कि भई हम मिस इरम से अपने प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ करेंगी। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इससे बहुत खुश होती हूँ। तो अभी ज़ैनब कोडिंग वाली हमें देख रही हैं और वो आँखों पे दिल बना के स्माइली हमें भेज रही हैं, थैंक यू ज़ैनब। फिर नीचे ज़ैनब ने लिख दिया है वाओ! तो भई थैंक यू ज़ैनब, आप हमें वाओ कह रही हैं। तो ये साइमा फिर मैंने अब इस तरफ अपना रुख कर लिया है। तो मुझे तो ये दोनों तरफ ही विन-विन सिचुएशन लगती है। देखो अगर मैंने ऐसा काम करके कुछ पैसे भी कमा लिए, फिर मेरी फैमिली को भी सपोर्ट मिल गई और मेरे घर से बाहर बच्चों को भी सपोर्ट मिल गई, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। मतलब दीन और दुनिया दोनों जो हैं मेरे वो अच्छे हो जाएँगे और मैं भई इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँगी। तो ये मेरी सोच है। अब आप क्या कहना जी, चाहेंगे? बहुत ही अच्छी सोच है आपकी क्योंकि ये देखिए ना कि इसके लिए हमें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। मतलब घर में बैठे घर के काम भी साथ-साथ कर लें और इससे बेत और अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है हमें। अब साथ-साथ इंसान फैमिली को भी टाइम दे सकता है और जो भी हमारे काम होते हैं पर्दे में बैठ के हम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साइमा। देखो अब मैंने यानी कि रेहान स्कूल ज्वाइन किया है तो उसकी वजह से मुझे आप मिल गई हो, ज़ैनब मिल गई है, मेहताब मिल गए हैं और भई यानी कि कितने प्यारे-प्यारे बच्चे हमें मिल गए हैं। पहले मैं घर में जब रहती थी, बात करती थी, उससे मैं भी खुश होती थी, अल्लाह ताला भी खुश होते थे। लेकिन उसमें मेरी लोगों के साथ इंटरेक्शन कम थी। अब मेरी लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है तो भई यानी कि मुझे नए-नए लोग मिल रहे हैं। जैसे मुझे थोड़ा-सा पहले ना घर में रह-रह के ये फ़ील होता था कि भई मैं लोगों से कम मिलना चाहती थी। अभी भी कम मिलना चाहती हूँ, ज़्यादा मतलब मुझे ये पसंद नहीं है कि भई यानी कि मैं ज़्यादा घुलूँ-मिलूँ या जैसे लोग होते हैं ना पब्लिक फिगर होते हैं या लोगों में जैसे उस टाइप की मेरी सोच नहीं है। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी नहीं है कि भई मैं ये कहूँ कि भई मैं कहीं मौके पे बोल नहीं सकती या झिझक ये भी मैं नहीं करती। लेकिन ज़्यादा भी यानी कि लोगों की भीड़ और मुझसे ना मुझे घबराहट होने लग जाती है। मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि भई दुनिया जो है ना वो तुम्हारे दिल में नहीं बसनी चाहिए। जिसके दिल में दुनिया बसने लग जाती है ना, तो वो ना ठीक नहीं होता। तो मेरे दिल में ना दुनिया नहीं बसती। तो उस मतलब मैं दिल में नहीं बसाती, जिस तरह हम पहले मैं थी ऐसी बाज़ार में कभी किसी ऐज में कि मुझे बाज़ार जाने का शौक था हजूम में, लेकिन अब ये ऐसी कैफ़ियत मेरी कोई भी नहीं होती। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि भई यानी कि अल्लाह ताला का जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, वो अल्लाह त की इस इंसान है। अल्लाह को ना अपने इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो भई यानी कि तो फिर मैं भई यानी कि अल्लाह जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ना, तो वो भी उनको भी दुनिया में अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा था। तो अल्लाह को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत होगी देखो। तो इसलिए फिर मैं ना यानी कि ना कोशिश ये करती हूँ कि भई मैं कुछ बेहतरी करूँ। ज़्यादा तो मैं भी लोगों में नहीं घुल-मिल सकती, मैं भी जल्दी वो हो जाती हूँ, जिसे कहना चाहिए थोड़ा-सा घबरा जाती हूँ। लेकिन मैं थोड़ी-थोड़ी एफ़र्ट ज़रूर करना चाहती हूँ, चाहे चूँटी जितनी क्यों ना हो। लेकिन मैं मतलब यानी कि एफ़र्ट करना चाहती हूँ, ये अपनी हिम्मत के मुताबिक। जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप क्योंकि कतरे-कतरे से दरिया बनता है तो इस तरह हमें मतलब ऐसा-ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि मतलब हम फिर कमज़ोरी ना पड़ें और आगे भी बढ़ जाएँ। तो ऐसे-ऐसे जब कदम रखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। जी, सहमा आप ठीक कह रही हैं, मैं इसको ट्विस्ट को बैक करती हूँ। ओके। ओके, ये हो रहा है, हो गया, ओके। ये हो गया वापस, तो मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल करूँगी। आपका मैंने बहुत सारा कीमती टाइम ले लिया, सर्दी भी है और आपने खाना भी खाना होगा। तो मैं आपसे ये पूछूँगी साइमा कि आप कोई मैसेज देना चाहती हैं सब देखने वालों को, तो आप कोई मैसेज ऐसा दें जिससे भई यानी कि हमें सीखने को भी मिले और कोई अच्छी प्यारी-सी बात भी हमारे साथ शेयर करें, फिर हम इसको एंड करें। ओके, मैं अपने देखने वालों को बस इतना सा मैसेज दूँगी कि मतलब वो जैसे कि अब मैं सोचती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब पर्दे में रह के, तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि एक बार हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और पर्दे में रह के इंसान बहुत कुछ ही कर सकता है, तो इसलिए कि हम दूसरे पे डिपेंड ना करें, बल्कि खुद पे डिपेंड हों। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए और हमें मतलब
یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم مطلب ہمارا مستقبل میں کیا ہوگا، ہم کیا کریں گے، تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا نہ کہ لوگوں کے بارے میں۔ بس اتنی سی ایڈوائس دینا چاہوں گی، اور یہ کہ اپنا ارد گرد اپنے جو ہے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ سائمہ، آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے بہت سمپل سی بات کی، لیکن یہ بہت بڑی آپ نے بات کی، صفائی کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا میسیج ہے کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو سائمہ آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، آپ میرے ساتھ آئیں، آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، ہماری بہت دوستی، اللہ تعالیٰ ہماری دوستی قائم رکھے اور ہماری محبت میں اضافہ کرے۔ تو یہ دیکھیں آپ بھی نکلی ریحان اسکول کے لیے اور میں بھی نکلی ریحان اسکول کے لیے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو مل گئے، تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں بھی ہوگا اور ہم دنیا والوں کا بھی فائدہ کر کے جائیں گے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ جو ہیں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہم اپنے لائف اسٹریم اور اس انٹرویو کو، جو میرا سٹیج ہے دا انسائڈ اسفیئر میرا شو ہے، اس کو ہم گلوبل شو کو ختم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پھر بہت جلدی ایک نئے مہمان کے ساتھ آؤں گی اور ہم نئی باتیں سیکھیں گے اور اپنے لرننگ ایکسپیرینس کو بڑھائیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔